चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब देखो, टाइम ऑफ सप्लाई एक अपने आप में अलग ही वो है। टाइम ऑफ सप्लाई की इंपॉर्टेंस क्या कोई बता सकता है? टाइम ऑफ सप्लाई की इंपॉर्टेंस क्या होती होगी? मतलब टाइम ऑफ सप्लाई हमें क्यों चाहिए? हैं, टाइम ऑफ सप्लाई इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम ये देख सकें कि हमें जीएसटी कब पे करना है ना। हमें टाइम ऑफ सप्लाई इज इम्पॉर्टेंट सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई व्हेन जीएसटी शैल बी पेबल, जीएसटी कब पे करना है। अगर हमें टाइम ऑफ सप्लाई पता होगा तो हम जीएसटी की लाइबिलिटी को डिसाइड कर सकते हैं कि हमें जीएसटी कब पे करना है, जनवरी में पे करना है, फरवरी में पे करना है, मार्च में पे करना है, कब पे करना है। तो टाइम ऑफ सप्लाई इज इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन द ड्यू डेट ऑफ टैक्सेज। आपको टैक्स की ड्यू डेट कब है, आपको टैक्स कब पे करना है। वैसे इन जनरल आप जीएसटी पता कैसे पे करते हो? जीएसटी पे होता है, मान लीजिए अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल 24 में आप जितनी भी आउटपुट में सर्विसेज दोगे, जितनी भी आउटपुट सर्विसेज दे के जीएसटी कलेक्ट करोगे, आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी माइनस करोगे और जो नेट टैक्स पे करना है, ये नेट जीएसटी आ जाएगा आपके पास। ये आपको पे करना है ऑन और बिफोर 20th मई, ऑन और बिफोर 20th मई, 20 मई से पहले पहले पे करना है, यानी कि अगले महीने की 20 तारीख से पहले पहले पे करना है। 3B में, हाँ 3B के थ्रू टैक्स पे होता है ना, टैक्स तो केवल 3B से होता है पे। तो 3B भरने की डेट का मतलब है आपको टैक्स पे करने की डेट है, यानी कि आप जो 20 तारीख तक टैक्स पे करने वाले हो उसके अंदर गुड्स और सर्विसेज इन्वॉल्व हैं 1 अप्रैल 24 से लेकर कहाँ तक की, 30 अप्रैल 24 तक की। इस पीरियड की जितनी भी सर्विसेज हैं, इनपुट और आउटपुट का जो नेट डिफरेंस होगा वो आपको पे करना है। अगर ये आउटपुट माइनस इनपुट पॉजिटिव है तो पे करना है, आउटपुट माइनस इनपुट नेगेटिव है तो पे नहीं करना, अगली बार रहेगा। लेकिन नेगेटिव होने का मतलब क्या है? आप पे देखो, जीएसटी दो तरह से पे होता है, आइदर फ्रॉम द कैश लेजर और फ्रॉम द क्रेडिट लेजर। आपने जब सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 पढ़ा था तो वहाँ पे भी पढ़ा था, योर सप्लायर मस्ट हैव पेड थ्रू द कैश लेजर और क्रेडिट लेजर। चाहे वो कैश लेजर से दे दे या क्रेडिट लेजर से दे दे, उसको इनपुट तो सेट ऑफ करना पड़ेगा ना। क्रेडिट लेजर से देने का मतलब है आप अपना इनपुट सेट ऑफ कर रहे हो। देखो, इनपुट सेट ऑफ करने का मतलब क्या है? आपने इस पीरियड में पूरे अप्रैल में परचेज करी 50 लाख रुपए की, इस पर आईटीसी लेके आए 9 लाख रुपए का, ये परचेज है। और सेल करी अप्रैल में आपने 80 लाख रुपए की और इस पे आईटीसी लिया आपने 18%, 18,144, 14,400 रुपये, 14,40,000 रुपये का। ठीक है, अब आपके पास इनपुट में कितना जीएसटी है? 9 लाख। आउटपुट में कितना है? 14 लाख। यानी कि आपने सरकार को कितना देना है? 5,40,000 रुपये पे करना है, 5,40,000 रुपये पे करना है। ये जो 9 लाख रुपए पता कैसे पे करा? ये भी तो आपने पे ही करा है। ये कैसे करा? थ्रू क्रेडिट लेजर। ये आपने क्रेडिट लेजर से पे कर दिया है ना, ये क्रेडिट लेजर से पे करा। ये कैसे पे करोगे? कैश लेजर से, ये आप कैश पे करोगे। तो आईजी यानी कि जब तक आप 3B नहीं पे करोगे तब तक ऐसा नहीं है। अगर मान लो आपने 3B की रिटर्न नहीं भरी और एक केस ऐसा था, 9 लाख रुपए का इनपुट, 4 लाख रुपए का आउटपुट, ठीक है, अब आपके पास क्या है? नेगेटिव 5 लाख रुपए, यही तो है। अगर इनपुट में 9 लाख रुपए पड़े हैं और आउटपुट में यानी कि आउटपुट में कम होने का मतलब क्या? जितना स्टॉक खरीदा था सारा नहीं बिका, तो आउटपुट में 4 ही लाख है, नेगेटिव कितना हो गया? 5 लाख। तो क्या आपको जीएसटी पे करना है? नेक्स्ट टाइम के लिए है ना, जीएसटी अभी नहीं पे करना। अभी जीएसटी पे नहीं करना तो भी क्या होगा? आप अगर जीएसटी की रिटर्न नहीं भरोगे, 3B क्या पेनल्टी लगेगी नहीं लगेगी? 3B की रिटर्न नहीं भरी 20 तारीख तक तो लेट फीस लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी। क्यों? क्योंकि यू हैव नॉट सेट ऑफ दैट क्रेडिट लेजर। आपने क्रेडिट लेजर से सरकार को बोला नहीं कि ये मेरे 4 लाख रुपए एडजस्ट कर लो। जब तक आप सरकार को एडजस्ट करने के लिए बोलोगे नहीं, मतलब अपनी 3B भर के एडजस्ट नहीं कर दोगे, तब तक तो उसके लिए बेसिक आपको कुछ भी पे नहीं करना था। कुछ भी नहीं पे करने का मतलब आपके पास इस टैक्स लायबिलिटी पे इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन ये क्रेडिट लेजर तो सेट ऑफ करना पड़ेगा ना।
तो 3B की रिटर्न भर के ही आप क्रेडिट आप यू मे पे मेक द पेमेंट ऑफ टैक्सेस थ्रू द कैश लेजर और थ्रू द क्रेडिट लेजर। तो जब तक आप देखो यहाँ पे आपने 1 रुपया भी नहीं देना, आपका इनपुट फालतू ही पड़ा है, लेकिन आपको सेट ऑफ तो कराना ही पड़ेगा क्रेडिट लेजर से। और ये भी कब तक करना पड़ेगा? 20 तारीख से पहले पहले, 20 और उससे पहले पहले नहीं करोगे तो दूसरे दिन जब 50 रुपये रोज़ की पेनल्टी लगनी शुरू हो जाएगी। तो टाइम ऑफ सप्लाई इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मुझे कब अपना ITC अपना GST पे करना है, आउटपुट माइनस इनपुट कब डिसाइड करना है, कौन सी परचेज मैंने कब ली। अब देखो एक चीज़, मैंने 30 अप्रैल को गुजरात से एक सामान मंगवाया, 60 लाख रुपए का सामान था, 7,20,000 रुपये का उसमें GST है, ये गुड्स है, ये GST है, टैक्स है ना, IGST होगा वैसे तो, या मैं दिल्ली में हूँ तो 30 तारीख को ये सामान मुझे मिला 2 मई को 2024 दिल्ली में सामान रिसीव हो गया। अब बिल 30 अप्रैल का है, जो मेरे सप्लायर ने बिल दिया वो 30 मई अप्रैल का दिया। उसने अपनी GSTR1 भरी होगी, GSTR1 भरी होगी, उसने ये बिल कब दिखाया होगा वहाँ पे? उसकी सेल तो 30 तारीख की है, उसने 30 तारीख को दिखा दिया होगा, उसने 30 तारीख को दिखा दिया अप्रैल के महीने में। तो मेरी GSTR2B जो मेरा क्रेडिट लेजर होता है, इसमें ये वाला ITC आया होगा नहीं आया होगा? 7,20,000 रुपये का आ गया होगा, है ना? तो क्या मैं इसका क्रेडिट ले सकता हूँ? नहीं सर। इसका क्रेडिट ले सकता हूँ 7,20,000 रुपये का अपना आउटपुट को एडजस्ट करने के लिए? सर सेक्शन 16(2) में सर जब तक रिसीव नहीं होते हैं गुड्स 16(2)B बी में लिखा था यू मस्ट हैव रिसीव्ड गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स कब मिली आपको? मई में। तो इसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई कहाँ चला जाएगा? मई चला जाएगा। ये इनपुट कब मिलेगा अब आपको? मई में मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, वेरी गुड। टाइम ऑफ सप्लाई कहाँ चला जाएगा? मई में चला जाएगा। तो आपको डिसाइड ये करना है कि आपके पास टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा, है ना जी। इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सी टैक्स लायबिलिटी कब पे करनी है। द CGST एक्ट, आपकी बार दोबारा से हम CGST के सेक्शन में आ गए, ध्यान रखना। टाइम ऑफ सप्लाई के लिए फिर वहाँ पे हम तो IGST की सप्लाई में थे, सेक्शन में थे, है ना। यहाँ दोबारा CGST के सेक्शन में आ गए। CGST एक्ट प्रोवाइड द सेपरेट प्रोविजन फॉर टाइम ऑफ सप्लाई और फॉर गुड्स एंड सर्विसेज वाइड सेक्शन 12 and 13 of the CGST Act, section 12 and 13 use the provision of section 31 relating to tax issue of tax invoices। अब मतलब कहने का ये है, और सेक्शन 14 provides the method of determining the time of supply in case of change in their tax rate। अच्छा देखो अब क्या कह रहा है, सेक्शन 12 और सेक्शन 13 ऑफ CGST एक्ट आर इम्पॉर्टेंट टू डिसाइड द टाइम ऑफ सप्लाई। वो क्या कहता है, इन केस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स में अलग है और सर्विस में अलग है, ध्यान रखना। इसमें भी गुड्स में टाइम ऑफ सप्लाई अलग आएगा, सर्विस में अलग आएगा। गुड्स में क्या कहता है, गुड्स में टाइम ऑफ सप्लाई होता है ऑन और बिफोर फॉलोइंग। क्या? जब आपको गुड्स मिल गई हैं या आपने इनवॉइस इशू कर दिया है। देखो सेक्शन 12 एंड इट्स सबसेक्शन प्रोवाइड द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स की टाइम ऑफ सप्लाई। द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स shall arise at the time of supply as determined in the terms of provision of this section। कब? The time of supply of goods is earlier of the following two dates: at the date when issue of invoice of the supplier, or last date on which invoice is required to be issued। मतलब invoice issue करने की डेट और the date on which supplier receives the payment। कब होनी चाहिए? द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अब इशू ऑफ इनवॉइस कहाँ पे लिखा है? सेक्शन 31 में लिखा हुआ है। सेक्शन 31 में लिखा है कि आपको इनवॉइस कब इशू कर देना है। इनवॉइस इशू करने की डेट क्या है? सेक्शन 31 के हिसाब से ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स। यानी कि अगर मान लो मैंने आपको 100 पीस पैंट के भेजने हैं, मान लीजिए आपने मुझे 100 ट्राउज़र का ऑर्डर दिया और मैं आज 20 अप्रैल को 100 ट्राउज़र आपको पैक करके डिस्पैच कर रहा हूँ, तो मुझे इनवॉइस कब इशू करना है? आज।
ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स, इस तारीख से पहले पहले मुझे आज या आज से, या हो सकता है मैं इनवॉइस कल बना दूं, 19 को ही बना दूं, लेकिन कल मेरे को ट्रक नहीं मिला, ट्रांसपोर्टर नहीं मिला, ले जाने वाला नहीं मिला, 20 में से 2 पेंट खराब निकल गई, अचानक मुझे ऑर्डर रोकना पड़ गया, तो ज़रूरी नहीं कि मुझे इनवॉइस कैंसिल करना, उसी इनवॉइस पे माल चला जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स, जिस दिन मैं आपके यहाँ से आपके लिए 20 पेंट 50 पेंट भेज रहा हूँ, ट्राउज़र भेज रहा हूँ, उस दिन मुझे ये वो करना पड़ेगा, इनवॉइस बना के देना पड़ेगा। तो क्या है, अर्लियर ऑफ द ड्यू डेट, द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई, जो दोनों में से पहले होगा। और इनवॉइस इशू करने की डेट क्या है, द डेट एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 31, वो क्या कहती है, ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स, जब आप गुड्स अपने यहाँ से निकाल रहे हो उससे पहले इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, और अगर उससे पहले पैसे आ गए तो भी, है ना, या आप उसके बाद देखो एक उससे पहले पैसे आ गए तो नहीं आएगा, ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स, ये जो पेमेंट वाला काम है ये अगर बाद में आएगी तभी कहानी है, ये पहले नहीं आ सकती। अगर गुड्स पहले आती है, गुड्स की पेमेंट एडवांस में आ जाती है तो ये क्लॉज काम नहीं करता वहाँ पे। मतलब आप मान लीजिए आपने मुझे बोला था आप हमें 150 ट्राउज़र दे देना, 50 ट्राउज़र का प्राइस था मान लो 50,000 रुपये, मैंने मैंने कहा बोलूँगा दे दूँगा, आपने मुझे 1 अप्रैल को ऑर्डर दिया कि भाई हमें 50 पेंट चाहिए, 1000 रुपये की एक पेंट है, 50,000 रुपये का ऑर्डर है, हमें पेंट भेज दो। मैंने कहा मैं भेज दूँगा लेकिन आप मुझे पहले एडवांस दोगे तभी दूँगा, ठीक है। इस दिन ऑर्डर आया, ये ऑर्डर है, आपने मुझे एडवांस दे दिए 20,000 रुपये, किस दिन, 10 अप्रैल को, इस दिन मुझे एडवांस रिसीव हो गया, तो क्या इस 20,000 पे मेरी जीएसटी की लाइबिलिटी आएगी? अगर ये देखो आप ठीक कह रहे हो, वैसे लॉजिकल बात करोगे आप ठीक कह रहे हो, लेकिन ये जो क्लॉज है ना, अगर पेमेंट एडवांस में मिलती है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स तो ये काम नहीं करता, यानी कि इस 20,000 पे मुझे कोई जीएसटी पे नहीं करना अगर ये एडवांस इज़ फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो अब मैंने आपको माल किस दिन डिस्पैच करा, 20 अप्रैल को, मैंने आपको 20 अप्रैल को 50,000 रुपये का सामान भेज दिया, आपने मुझे 3 मई को बचे हुए पैसे 30,000 रुपये और दे दिए, अमाउंट रिसीव्ड। अब देखो ये वाला क्लॉज एडवांस रिसीव के लिए ट्रिगर करता नहीं है, ठीक है। अब 2 सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन तो आउट हो गई, बात क्लियर है। इफ एडवांस देयर इज नो टैक्स लाइबिलिटी अराइजेज ऑन एडवांस रिसीव्ड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, एडवांस रिसीव्ड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स डज नॉट अराइज ट्रिगर एनी टैक्स लाइबिलिटी, इस पर कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगी। बाई नोटिफिकेशन नंबर 61 है शायद, उसकी नवंबर 2017 में नोटिफिकेशन आ गई थी, है ना, तो उसमें नोटिफिकेशन से हटा दिया, भी नीचे नोटिफिकेशन लिखी हुई मिल जाएगी आपको, तो सर्टिफिकेट उस नोटिफिकेशन से हटा दिया था 2017 में, नवंबर 2017 में नोटिफिकेशन आ गई थी 61 है शायद, तो उस नोटिफिकेशन में बोल दिया था अगर गुड्स के लिए एडवांस लोगे तो उस पर जीएसटी नहीं देना। एक चीज़ ये क्यों लिखा है, फिर भी इसलिए लिखा है, देखो ये कहता है ऑन इन दोनों में से जो अर्लियर डेट होगी, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, ये वाली एडवांस वाली पेमेंट तो काम करती नहीं। आपको पैसे कब मिले, 3 मई को, आपने गुड सप्लाई कब करी, तो जीएसटी की लाइबिलिटी कब आएगी, अर्लियर ऑफ 2 डेट, कौन सी अर्लियर डेट पहले आई, अप्रैल, है ना, 20 अप्रैल, तो जीएसटी की लाइबिलिटी कब आएगी आपकी, अप्रैल में, है ना। ये क्लॉज लिखा है, क्यों लिखा है, लॉजिकली लिखा है कि अगर सप्लाई एडवांस रिसीव करा है गुड्स के लिए तो काम नहीं आएगी, तो ये बात ही नहीं होती। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आई तो फिर तो आप बोलोगे तो मैं तो यहाँ टैक्स दूंगा, मेरे को सारा पैसा मई में मिला है, यानी कि मई का टैक्स पैसा कब दोगे आप, 20 जून को, है ना, मई का पैसा 20 जून में देना होता है ना, टैक्स तो अगले महीने देता है। तो मैंने बोला ऑन और बिफोर सप्लाई, ऑन और बिफोर इशुएंस ऑफ इनवॉइस और ऑन विच सप्लायर हैज रिसीव्ड द पेमेंट, है ना, जब उसको पैसे मिल गए, पैसे कब मिले 3 मई को, लेकिन गुड्स कब इश्यू कर दी उसने, तो 20 अप्रैल को, तो टाइम ऑफ सप्लाई कहाँ चला गया अब, 20 अप्रैल, है ना। तो ये क्लॉज एडवांस पे काम नहीं करता लेकिन बाद की सब्सिक्वेंट पेमेंट के लिए काम करता है। एक बात क्लियर हो गई। अब देखो फिर से 2 अप्रैल को एक ऑर्डर मिला मुझे दोबारा, 2 अप्रैल 2024 को मुझे 6 लाख रुपए का कोई ऑर्डर मिला। 2 ही अप्रैल को मुझे कुछ कैश भी मिल गया है, 50% कैश मिल गया मुझे, अभी मैंने सामान नहीं भेजा है। फिर मैंने 30 अप्रैल को मैंने
4 लाख रुपए का गुड्स भेज दिया, 4 लाख रुपए की गुड्स डिलीवर कर दी, और 3 मई को मुझे 1 लाख रुपए और मिल गए जो बचे हुए थे, बैलेंस 1 लाख रुपए भी मिल गया। अब मेरे पास ये अमाउंट रिसीव हुआ है मुझे, अब मेरे पास टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा? हाँ जी, टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा और कितने रुपए पे आएगा? 30 अप्रैल को सर आना चाहिए। कितने अमाउंट के लिए? 4 लाख। हाँ जी अंबिका, मेरे ख्याल से 2 अप्रैल को आना चाहिए। 2 अप्रैल को जिस दिन आपको 3 लाख रुपए मिले, अच्छा जिस दिन आपको ऑर्डर मिल गया, ये तो ऑर्डर की डेट है ना, ये इस दिन तो ऑर्डर मिला आपको, ये डेट है ऑर्डर की, इस दिन कुछ भी नहीं होना, पैसे दिए ना सामान, पैसे तो यहाँ थे, उसके बाद 2 लाख 3 लाख रुपए ये मिले हैं आपको। तो टाइम ऑफ सप्लाई कहाँ आएगा बताओ? 2 अप्रैल, 30 अप्रैल, 3 मई कब आएगा? अच्छा अगर मैं ये कहूँ कि ये 4 लाख का सामान भेजा था, इसकी जगह पे मुझे जब 3 मई को पैसे मिले, ये 3 मई को मुझे पैसे 1 लाख नहीं मिले, इसकी जगह मुझे कितने मिले? 6 लाख का ऑर्डर था ना, 3 लाख पहले दे चुका है, बचे हुए 3 लाख और मिल गए मुझे, पूरा अमाउंट यहाँ पे मिल गया मुझे, ये नहीं मिले। अब क्या होगा, कोई चेंज आएगा आंसर में? नो सर। हाँ जी, अब कोई चेंज? 30 अप्रैल होगा। 2 अप्रैल को ऑर्डर मिला है, कोई सप्लाई हुई नहीं, टैक्स हम पढ़ के आए हैं, सब टैक्स कब लगता है? जब सप्लाई होती है ना, देयर मस्ट बी अ सप्लाई, सप्लाई तो हुई नहीं 6 तारीख को, 2 तारीख को जिस दिन ऑर्डर मिला उस दिन कोई सप्लाई हुई? सप्लाई तो हुई नहीं। टैक्स अराइजेज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सप्लाई इंक्लूड सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफ़र, है ना। तो यहाँ पे ना सेल हुआ, ना एक्सचेंज हुआ, ना बार्टर हुआ, ना ट्रांसफ़र हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सप्लाई के डेफिनेशन में इंक्लूड था ना, सेल इंक्लूड बार्टर ट्रांसफ़र, सेल इंक्लूड एक्सचेंज, बार्टर ट्रांसफ़र, रिलिंक्विशमेंट, है ना। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं 2 तारीख को, तो यहाँ तो सप्लाई की डेट, टाइम ऑफ सप्लाई आ ही नहीं सकता क्योंकि सप्लाई नहीं है। एक एक करके चलते हैं। यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई आ ही नहीं सकता क्योंकि सप्लाई ही नहीं हुई। जब सप्लाई नहीं हुई तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे आएगा? एक चीज़ क्लियर हुई, 6 तारीख कौन बच्चा बोल रहा था? 2 तारीख बोल रहा था ना कोई बच्चा 6 लाख पे। ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई आ ही नहीं सकता, जिस दिन ऑर्डर आया उस दिन टाइम सप्लाई नहीं आ सकता। अब दूसरी चीज़, यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई आ सकता था क्योंकि पैसा तो मिल गया, है ना, एक पार्ट पूरा हो गया। लेकिन गुड्स में इसे नोटिफाई बाय नोटिफिकेशन, नवंबर 2017 की जो नोटिफिकेशन है उससे एक्सक्लूड कर दिया। यहाँ पे एडवांस रिसीव्ड और ऑन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज नॉट टैक्सेबल बाय नोटिफिकेशन नंबर, जो भी है नवंबर 2017 का नोटिफिकेशन है, ये नवंबर 2017 के नोटिफिकेशन से एक्सक्लूड कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर भी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आया। अब यहाँ पर आपने सप्लाई कर दी, क्या गुड्स की सप्लाई कर दी ना, यहाँ पे सेल हो गई, एक्सचेंज, रिलिंक्विश, बार्टर, ट्रांसफ़र हो तो गया। तो यहाँ पे आपने सप्लाई कर दी, तो टाइम ऑफ सप्लाई कहाँ पहुँच गया? यहाँ पर। एक तो ये वाले, इस वाले एंगल से सोच लो। अब दूसरे वाले एंगल से सोचो, अर्लीस्ट ऑफ 2 डेट ऑफ इशूएंस इनवॉइस और डेट ऑन विच अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट कब मिला मुझे? 3 मई को पूरा पैसा मिल गया ना, 3 लाख यहाँ मिला था, 3 लाख यहाँ मिला था, तो 3 मई को ये मिला और प्लस ये मिला। तो अर्लीस्ट ऑफ 2 डेट, कौन सी डेट पहले आई? 30 अप्रैल। और 30 अप्रैल को सप्लाई कितनी है? तो टाइम ऑफ सप्लाई कितने कब आएगा? 30 अप्रैल। और वैल्यू कितनी आएगी? 4 लाख। क्लियर हो गया? हाँ जी, वैल्यू आएगी 4 लाख, टाइम ऑफ सप्लाई आएगा 30 अप्रैल। क्योंकि यहाँ तो जो अभी मैंने 4 लाख का सप्लाई करा, 3 लाख ये मिले, 3 लाख ये मिले, 6 लाख मिल गए। तो इस डेट पे मुझे क्या हुआ? 2 लाख फिर से एडवांस मिल गया। एंड एडवांस अगेंस्ट रिसीव्ड ऑफ गुड्स इज एक्सक्लूडेड बाय नोटिफिकेशन डेटेड नवंबर 2017। नवंबर 2017 की नोटिफिकेशन के हिसाब से एक्सक्लूड है। तो इस 2 लाख पे तो अभी टैक्स लगेगा नहीं। कितने पे लगा फिर? खाली 4 लाख पे। क्लियर है? यस सर। पक्का? चलो देखते हैं एक बार और। 25 अप्रैल 2024 को आपने सेल करी है, सब गुड्स की बात कर रहे हैं हम, ध्यान रखना। सेल ऑफ गुड्स ₹10 लाख। 2 मई 2024 को आपने इनवॉइस इशू करा इसी सप्लाई के लिए, इनवॉइस इशूड
आपने सामान भेज दिया, इनवॉइस इशू करा 2 मई को, और 2 जून को अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट ध्यान से पढ़ना एक एक करके सिचुएशन है ना। 2 जून 2024 को अमाउंट रिसीव हुआ ₹15 लाख, कुछ एक्स्ट्रा दे दिया और आगे वाले ऑर्डर का पैसा दे दिया यहीं पे ₹15 लाख। अब पहले ये बताओ मुझे टाइम ऑफ सप्लाई कहाँ पर है? 2 मई। क्यों? क्योंकि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है? 2 मई। नहीं, ये क्या लिखा है? द लास्ट डेट, यहाँ आ जाओ, द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 32 इशू द इनवॉइस। सेक्शन 31 के हिसाब से उसे इनवॉइस कब इशू कर देना था? ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स। उसे कब इशू इनवॉइस करना था? 25 तारीख को करना था। ये तो उसने इलीगल काम करा है, गलत काम करा है उसने, इनवॉइस बाद में इशू करके। अगर गुड्स यहाँ डिलीवर कर दी तो इनवॉइस भी उसे यहाँ इशू करना है। उसने जानबूझ के इनवॉइस यहाँ पे इशू करा है ताकि मेरी टैक्स लायबिलिटी 1 महीने आगे चले जाए। बट एक्ट क्या बोल रहा है? एक्ट कह रहा है द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अगर खाली इतनी लाइन लिखी होती फिर तो यही हो जाता ना, फिर तो ये बात सच हो जाती। अगर केवल इतनी बात लिखी होती तो ये 2 मई वाली बात ठीक हो जाती। मैंने माल अप्रैल में दिया, मैं इनवॉइस जून में इशू करूंगा, जुलाई में जाके इशू करूंगा, मेरा इतने दिन उसके पैसे लेके मैं खाता रहूंगा। तो सरकार में बैठे हुए लोग, एक्ट बनाने वाले लोगों को पता है ना कि हिंदुस्तान के लोग कितने भोले भाले हैं। वो भी तो हिंदुस्तान में रहते हैं, उन्हें पता है ऐसा काम करेंगे कि अप्रैल में सप्लाई दे देंगे, टैक्स बिल बनाएंगे, जून में, जुलाई में, मई में, अगस्त में, कहीं पर भी जाके बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर केवल ये लाइन लिखी होती द डेट ऑफ इशू एन इनवॉइस बाय द सप्लायर, तब तो हर आदमी ऐसे ही करेगा, अपनी टैक्स लायबिलिटी को आगे ले जाता रहेगा। भाई मेरे को क्या चाहिए? मैं एक कस्टमर हूँ, मैं आपका बायर हूँ, तो मुझे तो माल टाइम पे चाहिए। आपने मुझे माल टाइम पे दे दिया, मैं उस माल को यूज करूँगा, बेचूंगा, आपको जब पैसे देने हैं 1 महीने डेढ़ महीने 2 पैसे भी दे दूंगा। लेकिन अब आप क्या हो? आप मेरे सेलर हो, आपको क्या है? टैक्स लायबिलिटी शिफ्ट करने की, जीएसटी में 2 महीने आपके पैसे लेके यूज करता रहूँ, तो आप इनवॉइस तो मुझे हमेशा बाद में इशू करोगे। तो इसलिए दूसरी लाइन क्या जोड़ी एक्ट ने? दूसरी लाइन एक्ट ने जोड़ी और द डेट ऑफ इशू एन इनवॉइस बाय द सप्लायर, जिस दिन इशू कर दिया वो, या द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 31 टू इशू द इनवॉइस इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। और सेक्शन 31 ने लिखा है इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स। तो उसे इनवॉइस कब इशू कर देना था? 25 या उससे पहले। तो अब टाइम ऑफ सप्लाई कहाँ चला जाएगा? है ना, इसलिए मैं कह रहा था, समझ आया नहीं आया? टाइम ऑफ सप्लाई कहाँ चला जाएगा? 25 अप्रैल चला जाएगा। ये एक्ट है बेटा, ये ऐसे ही पढ़ने में आएगा, धीरे धीरे तोड़ तोड़ के पढ़ने में आता है। एक बार में हम इसे रट नहीं सकते, हम नहीं रट पाएंगे, समझिए, मतलब चीज प्रोविजन छूट जाएगा हाथ से, पूरी कंसेप्ट बदल जाएगी प्रोविजन छूटते ही। तो द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लीस्ट ऑफ द 2 डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस or the date on which supplier is liable to the issue invoice under section 31। एक तो ये हो गई। दूसरी क्या है? और the date on which he receives the payment, but that payment should not be the advance against supply of goods। वो advance against supply of goods नहीं होना चाहिए। अगर advance against supply of goods होगा तो वो डेट इग्नोर करनी पड़ेगी, है ना। अगर मान लो इस 10 लाख के साथ साथ मुझे इसी दिन पे या इससे 20 तारीख को, 20 अप्रैल को मुझे पूरे 10 लाख रुपए एडवांस मिल गए, पूरे 10 लाख रुपए का एडवांस मिल गया, तो भी क्या टाइम ऑफ सप्लाई 20 अप्रैल जा सकती है? अगर मुझे 10 के 10 लाख रुपए पूरे पैसे एडवांस मिल गए तो क्या टाइम ऑफ सप्लाई 20 अप्रैल हो सकती है? नहीं हो सकती, है ना। मुझे पिछले फाइनेंशियल ईयर में मिल गए थे, मुझे 31 मार्च को उसने 10 लाख रुपए एडवांस दे दिया। 31 मार्च 2024 को पूरे 10 लाख रुपए एडवांस दे दिए, ये माल भेज देना करके मुझे, लेकिन माल तो मैंने भेजा अप्रैल में। तो क्या ये डेट टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ जा सकती है 31 मार्च को? नहीं जा सकती, है ना, नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि एडवांस रिसीव्ड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज एक्सक्लूडेड, है ना, इज एक्सक्लूडेड बाय नोटिफिकेशन। ये रहा नोटिफिकेशन नंबर 66, ये नोटिफिकेशन लिख लो, 15 नवंबर 2017 का नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 66। ये हुआ क्या था, जब जीएसटी एक्ट बनाया था सरकार ने, उसने वही वाली लाइन वहाँ पे लिखी हुई थी जो हम पढ़ के आ रहे हैं, द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट। लेकिन मार्केट में व्यापारियों ने
थोड़ा विरोध करा। उन्होंने बोला हमें तो गुड्स बनाने के लिए पैसा चाहिए ही होता है हमेशा, हम ज़्यादातर केस में एडवांस ले लेते हैं क्योंकि हम गुड्स बना के रखते, बाद में बायर नहीं आए तो हम तो नुकसान में जाएंगे। हम तो उनसे हमेशा, हम बहुत सारे केसों में गुड्स की सप्लाई के लिए एडवांस लेते ही हैं, तो हमेशा हम एडवांस की सप्लाई पे जीएसटी देते रहे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हम मटेरियल भी खरीदेंगे उसी सामान से, उसमें से जीएसटी भी देते तुम्हारे को, तो हमारा क्या फ़ायदा होगा। तो वो फिर सरकार ने बात समझ आ गई सरकार को, तो सरकार ने गुड्स किस एडवांस को, हाउएवर नो टैक्स लायबिलिटी अराइजिंग ऑन रिसिप्ट ऑफ एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, रिलैक्सेशन गिवन बाय नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 डेटेड 15 नवंबर 2017। इस नोटिफिकेशन से उन्होंने हटा दिया। जुलाई में जीएसटी आया था, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 15 नवंबर इस डेट तक का अगर किसी ने गुड्स के लिए एडवांस लिया होगा तो उसको टैक्स देना पड़ा होगा, है ना। तो सरकार के कान में जू रेंगती है, थोड़ी देर से रेंगती है। तो बाद में उन्हें पता लगा, व्यापारी ने, इंडस्ट्री ने विरोध करा, तो उनको ये विड्रॉ करना पड़ा, ये नोटिफिकेशन से अलग से रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी। नोटिफिकेशन नंबर 66 है ना, अभी मैं 61 बोल रहा था गलती से, तो 66 है वो। तो 66 नोटिफिकेशन की वजह से इस पे टाइम ऑफ सप्लाई कभी भी नहीं आएगा, यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आएगा, है ना। टाइम ऑफ सप्लाई कहाँ जाएगा, बार बार वहीं चला जाएगा जो अर्लीस्ट ऑफ 2 डेट है फॉर सप्लाई। अगर सर्विस के लिए लिया होगा तो टाइम ऑफ सप्लाई यहीं आ जाएगा, ध्यान रख लेना। सर्विस एग्जम्प्ट नहीं है, केवल गुड्स का एडवांस एग्जम्प्ट है। मान लो आपने NIFM को एजुकेशन के लिए, कोर्स के लिए पूरे साल की फीस दे दी, 1 लाख रुपए की पूरे साल की फीस है, आज ही दे दी पूरे साल की फीस, तो क्या आपको NIFM इस पे GST लगा के बिल देता है, नहीं देता? देता है ना। क्यों दे रहा है? क्योंकि उसकी टाइम ऑफ सप्लाई कहाँ आ गई, आज ही आ गई, उसकी टाइम ऑफ सप्लाई आज ही आ गई। तो टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस के लिए सब कुछ सेम है। अगर एडवांस भी लिखा होगा तो आपको, मान लीजिए आपको NIFM ने बोला 1 लाख रुपए की फ़ीस है, पूरे साल का कोर्स है, 1 ईयर के कोर्स की 1 लाख रुपए की फ़ीस है। आपने बोला कि ठीक है 1 लाख रुपए की फ़ीस ले लो, लेकिन मैं अब इसके अलावा कुछ नहीं दूंगा, ठीक है। आपने बोला मैं इसके अलावा कुछ नहीं, आप वो NIFM में बोल रहे नहीं 18% GST भी लगेगा, स्टूडेंट बोला नहीं मैं नहीं दूंगा, मैंने तो 18,000 का डिस्काउंट ले लिया आपसे, इतना तो करना पड़ेगा, मैं नहीं, हम नहीं खेल रहे, है ना। तो NIFM ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, 1 लाख रुपए दे दो। अब आपने GST दिया, मुझे नहीं दिया, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी को इंक्लूडिंग GST मानना पड़ेगा। यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 लाख डिवाइडेड बाई 1.18 मल्टीप्लाइड बाई 1 करूँगा तो मेरी टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी, उस पर 18% GST लगाऊंगा तो मेरा 1 लाख पूरा हो जाएगा। मुझे इसी अमाउंट को प्रोरेटा करना, रिवर्स करना पड़ेगा, है ना, यूनिटरी मेथड से। इसे मानना पड़ेगा ये अमाउंट 18% GST के साथ है, 18% GST के साथ का मतलब 118% है ये, और 100% करने के लिए मुझे टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी, उसके ऊपर 18% जोड़ूंगा तो आ जाएगा वैल्यू, है ना। यानी कि अगर मैं इसे करके दिखाऊँ तो क्या आएगा, करके देखना वैल्यू, किसके पास है कैलकुलेटर, 1 लाख अपने आप कर लो सर, 84,000 ये टैक्सेबल वैल्यू आ गई, टैक्सेबल वैल्यू आई 84,745 रुपये। इस पे 18% का GST लगाना पड़ेगा मुझे। क्या बेटा, जैसे 1 लाख में GST है ना, हाँ, तो 118 हो जाएगा और उसको डिवाइड कर देंगे 18 से। हाँ तो बेटा ये 1.18 वही तो करा मैंने, 1.18 से डिवाइड करो और 1 से मल्टीप्लाई करो, बात तो वही है। ये देखो 1 लाख हो जाएगा पूरा, 1.18 इसलिए करा ना मैंने, 118 ही है वो। देखो आप क्या कर रहे हो, 118% को ऐसे लिखोगे ना, 118/100 यही तो लिखोगे, तो ये 1.18 कर दिया मैंने, इसलिए मैं थोड़ा काम चोर हूँ ना बेटा, इसलिए मैंने 1.18 कर दिया इसे, ठीक है। तो ये मेरे को अब उस स्टूडेंट को ऐसे बिल काट के देना पड़ेगा, 84,000 रुपये मेरे, 15,000 रुपये निर्मला सीतारमन के, है ना। 84,000 रुपये मेरे थे, 15,000 रुपये भारत सरकार को देने थे मैंने, GST वालों को। तो ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे बिल। और मान लो जी, वैसे सर्विस हम अगली क्लास में पढ़ेंगे थोड़ी डिटेल में, वैसे ओवरव्यू दे रहा हूँ। मान लीजिए आपने मकान बनवाना है, ठीक है, घर बनवाने की कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है वो सर्विस में इन्वॉल्व है। आपने मकान बनवाने के लिए किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को 5 लाख रुपए एडवांस दे दिए, तो अब वो कंस्ट्रक्शन कंपनी पता क्या करेगी, इसके ऊपर इसको वही करेगी, 1.18 × 1 ये टैक्सेबल वैल्यू निकालेगी, बचे हुए वैल्यू पे टैक्स जमा कराएगी। कब, आपने अगर 1 अप्रैल को दिया तो अप्रैल में ही जमा कराएगी, मतलब जब 20 मई को रिटर्न भरेगी तो एडवांस अगेंस्ट सर्विस वाले पे टैक्स जमा करना पड़ेगा उसे। अभी काम भी शुरू नहीं हुआ,
काम शुरू होना है 2 महीने बाद। आपने आज कॉन्ट्रैक्ट करा मकान बनाने का, आपने बोला 2 महीने के बाद काम शुरू करेंगे, 2 महीने तक हम अभी लेबर और बाकी सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो एक मेरी कहीं से साइट खाली होगी, वहाँ से लेबर खाली होगी, तो मैं यहाँ लेके आऊँगा, एडवांस दे दो ताकि मैं आपका काम करूँगा फिर। लेकिन मैं काम शुरू करूँगा 1 जून को, और काम चलने वाला है 3 साल तक। तो जब जब ये पैसे देगा तब तक उस पर जीएसटी जमा करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन कंपनी को। क्लियर है? सर्विस पे अगर एडवांस मिलेगा तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा, गुड्स पे नहीं लगेगा। गुड्स पे नहीं लगने के लिए नोटिफिकेशन नंबर क्या था? 66/2017 डेटेड 15 नवंबर 2017। ठीक है, गुड्स का टाइम और सप्लाई क्लियर हो गया।